बदल जाओ वक्त के साथ या फिर इस वक्त को बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर इस वक्त को बदलना सीखो और इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बातें करेंगे, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जहां से पूरे भारत का ही समय मापा जाता है, उसके बारे में बातें करेंगे, उसका इतिहास जानेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूट्यूब पर सीरीज चली हुई है जिसमें हम पैरेलल बातें कर रहे हैं, एक साइड ज्योग्राफी की, एक साइड हम स्टैटिक जीके की बातें कर रहे हैं। यानी कि अगर आप चैनल पर जाकर देखोगे तो दो प्लेलिस्ट दी मिलेंगी आपको, जिसमें एक साइड तो डेली इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो आपके लिए आ रही है और दूसरी साइड आपके लिए स्टैटिक जीके की वीडियो आ रही है, जो आपके एग्जाम के लिए, देखो कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो उनको जरूर देखो, बिल्कुल पहली क्लास से देखते चलो, बिल्कुल सीरीज में मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, उनको देखो एक बार, फिर ये क्लास देखना, कितना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे जीएस के अंदर। क्लियर है बातें? जीएस के साथ मेरे साथ बने रहो अगले 5-6 महीने तक, फिर देखना आपके जीएस के क्वेश्चन कैसे सोल्व नहीं हो पाते। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जीएस के अंदर, मेरे साथ बने रहो। हर क्लास बस आपको सिर्फ लिखनी है, नोट डाउन करनी है, आपने सिर्फ मेरी ये बात माननी है। बस एक जो भी वीडियो देखो उसको सिर्फ और सिर्फ नोट करते चला करो, उसको लिखते चला करो, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। अगर इससे पहले की क्लास की मैं थोड़ी सी आपको बातें बताऊं तो उसमें हमने जानी थी लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन ग्लोब, यानी कि ग्लोब के ऊपर भारत की क्या स्थिति थी, भारत के विस्तार के बारे में बातें की थी। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था, देशांतरीय यानी कि लॉन्गिट्यूड रेंज कितनी थी और लैटिट्यूड रेंज कितनी थी, इन सब के बारे में हमने बातें की थी। आज बात करते हैं मानक समय के बारे में बात करते हैं। तो देखो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं जनाब। एक कौन सी गति है, यानी कि एक गति है जो अपनी एक्सिस पर पृथ्वी ऐसे घूम रही है, जैसे लट्टू चलता है ऐसे घूम रही है, और एक हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रही है, यानी कि उस चलते हुए लट्टू को हाथ पे रख के जब ऐसे घुमाते हैं, कुछ ऐसी ही कहानी है। तो जब अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उसके कारण दिन और रात का फिनोमिना यहां पर देखा जाता है। हमारी पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण घटित होते हैं, जब वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, जिसको हम परिभ्रमण गति बोलते हैं या रोटेशनरी मोशन बोलते हैं। और एक जनाब सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिसके कारण यहां पर सीजनल चेंज देखा जाता है, ऋतुओं में परिवर्तन देखा जाता है, मौसम में परिवर्तन देखा जाता है, जिसको हम रिवोल्यूशनरी मोशन बोलते हैं या परिक्रमण गति बोलते हैं। तो उनपे तो वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा, मोशन ऑफ अर्थ की रोटेशनरी क्या है, रिवोल्यूशनरी क्या है, उसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। आज सिर्फ भारत के मानक समय के बारे में बातें करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, यहां से यहां पर एक लाइन पास होती थी, ये थी आपकी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। यहां से हमारा भारत शुरू हो जाता था और यहां से शुरू होकर बिल्कुल लास्ट में एक लाइन यहां से पास होती थी 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी क्या था, पूर्वी देशांतर। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी भारत में देशांतर शब्द कहीं भी दिखाई दे या लॉन्गिट्यूड शब्द कहीं भी दिखाई दे तो उसमें आंख बंद करके भाई साहब पूर्वी लगा के आ जाना, आंख बंद करके, क्योंकि हमारा भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के मुताबिक। और अगर भारत में कहीं भी आपको अक्षांश शब्द दिखाई दे या लैटिट्यूड शब्द दिखाई दे तो आंख बंद करके भाई साहब नॉर्दर्न लगा देना, नॉर्दर्न लगा देना, भले ही वो साउथ पॉइंट हो भारत का। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, मैंने पिछली क्लास में समझाई थी ये चीजें आपको बहुत अच्छे से। तो भारत में कहीं भी अक्षांश शब्द दिखाई दे तो उत्तरी, क्योंकि भारत 0 डिग्री अक्षांश के मुताबिक या भूमध्य रेखा के मुताबिक उत्तरी गोलार्ध का देश है। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई है। तो यहां पर आप देखोगे कि 68 डिग्री से 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इतनी देशांतर रेखाओं का भारत के अंदर विस्तार है, यानी कि 68 से शुरू हो गया है, 69 भी भारत से गुजरेगा, 70 भी, 71 भी, 72 भी, 73 भी, और फिर एक लास्ट गुजरेगा 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि यहां से आपने क्या देखा कि भारत के अंदर कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है, कितनी देशांतर रेखाओं का विस्तार है भाई,
97 में से 97 डिग्री 25 में से 68 डिग्री 7 मिनट को माइनस कर लो, कितना आएगा? लगभग आएगा 29 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि इसको राउंड अप करके भारत में 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है भारत के अंदर। क्लियर है बातें? अब आगे की क्या कहानी है, आगे की कहानी की बात करते हैं। देखो इतनी बातें आई है ना समझ, 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार भारत के अंदर पाया जाता है। अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है जनाब, ऐसे समझ लो आप थोड़ा सा कि ये जो देशांतर है टाइम जोन इन्हीं से मापा जाता है। क्या कुछ कहानी है? हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो चक्कर पूरा करती है वो कितने टाइम में पूरा करती है? यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रही है। उसको हम अप्रोक्स करके कितना मान लेते हैं? उसको हम 24 घंटे मान लेते हैं। यानी कि यहां पर मैं आपको लिखूं एक बात कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है कितने टाइम में? पृथ्वी लगाती 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, लेकिन हम इसको राउंड अप करके मान लेते कितना? 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है हमारी अर्थ। तो अगर मैं एक चक्कर कहूं या इसी एक चक्कर को मैं कहूं कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितने टाइम में? 24 घंटे में घूम रही है भाई, 24 घंटे में घूम रही है भाई। एक चक्कर यहां से शुरू किया आपने और यहां पे आ गए, ये पूरा 360 डिग्री ही तो हो गया। तो या तो ऐसे कह लो 360 डिग्री घूम रही है, या एक चक्कर कह लो, बात एक ही है। तो 360 डिग्री घूम रही है 24 घंटे में। अब 24 घंटे के बना लो मिनट, तो 24 गुना में आप 60 करोगे तो 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 तो 14, 1440 मिनट में पृथ्वी कितनी घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है। 360 डिग्री घूम रही है 1440 मिनट में। तो एक डिग्री घूमेगी कितने टाइम में? 1440 अपॉन में 360 करोगे, 0 से 0 गया, 12 तिया 36 और ये 12 पे गया और 3 चौक 12। यानी कि एक डिग्री देशांतर घूमने में हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। आप समझ रहे हो ना बातें देशांतर की क्या कहानी है? देखो टाइम जोन में अक्षांश का कोई भी काम नहीं है। कहानी कुछ ऐसी है, यही तो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही हैं। ये रेखाएं हैं आपकी, ये रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं। ये कुछ ऐसी कहानी आपने देखी होगी। और हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि ऐसे घूमेगी हमारी पृथ्वी। तो एक बात बताओ, ऐसे घूम रही है हमारी पृथ्वी, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। यहां पर बोर्ड भले ही 3D ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। ये हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि यहां पर क्या है? यहां पर सूर्य है, सन है ये, और सूर्य तो लगातार प्रकाशित होता आ रहा है जनाब। ऐसे कहते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ये बातें गलत पढ़ाई गई हैं हमें, बजाय कि इस बात को ऐसे बोलना चाहिए कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। भाई साहब, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, सूर्य तो स्थिर है। आप तो ये भी पढ़ते आए हो कि सन इज अ स्टेशनरी सैटेलाइट, पढ़ते आए हो ना आप स्कूल में, द सन इज अ स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सूर्य तो वही है जनाब जहां है। हमारी पृथ्वी करती है जितनी भी एक्टिंग बाजी करती है, जितनी भी कलाएं करती है, हमारी पृथ्वी करती है। कुछ ऐसी कहानी है। ये बातें बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बातें करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही जान लो। तो देखो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। एक 0 डिग्री देशांतर है जिसको हमने क्या माना है? जिसको हमने प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन माना है। तो इससे आगे का ये सारा सेक्शन ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। इससे इधर का ये सेक्शन ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। ये बातें मैंने पहले बता दी हैं वैसे आपको। तो कहानी कुछ ऐसी है, मान लो ये एक देशांतर है, थोड़ा सा दूसरा मार्कर लेता हूं मैं। मान लो ये एक देशांतर है रेड से, ये वाली। तो यहां पर सूर्य की किरण पड़ी, उसके बाद अगली जो ये देशांतर है ये सूर्य के आगे कब आएगी? ये आएगी जनाब 4 मिनट के बाद। ये आएगी 4 मिनट के बाद, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर चलने में हमारी पृथ्वी को 4 मिनट का समय लग रहा है। यहां पर ये बातें मैंने आपको बताई हैं। क्लियर है बातें? अब यहां से आपने क्या देखा कि हमारे भारत के अंदर तो 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है, 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। और सूर्य यहां पर है भाई, सन, सूर्य तो यहां पर है, लगातार प्रकाशित हो रहा है। यानी कि आपने कुछ ऐसा देखा कि यहां पर जो हमारी
97 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, उस पर जो सूर्य की किरण आएगी उसके 4 मिनट बाद 96 पर सूर्य की किरण आएगी, फिर 4 मिनट बाद 95 पर आएगी, फिर 4 मिनट बाद 94 पर आएगी। ऐसे करते करते इस लास्ट वाली पर कब आएगी जनाब? सिंपल सी कहानी भाई, 30 देशांतर रेखाओं का विस्तार है और एक देशांतर चलने में कितना टाइम ले रही है? 4 मिनट। तो 30 देशांतर चलने में कितना टाइम लेगी? 30 गुना में 4, 120 मिनट। 120 मिनट। यानी कि इस बात का मतलब क्या है कि यहां पर जो सूर्य की किरण आई है वो 120 मिनट बाद यहां आएगी। या ऐसे समझ लो कि यहां पर सूर्य के फेस के आगे अरुणाचल प्रदेश जिस टाइम पे आया है उसके 120 मिनट बाद ऐसे घूमते घूमते गुजरात सूर्य के आगे आएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है जनाब, हमारी पृथ्वी घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो सूर्य के फेस के आगे अगर अरुणाचल प्रदेश आया है सुबह 4 बजे, तो 2 घंटे बाद यानी कि 6 बजे गुजरात घूम के आएगा। और कैसे आएगा? पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका असम में सूर्य आएगा या सूर्य की किरण पड़ेगी, ऐसे बोल लो। उसके बाद फिर पीछे वेस्ट बंगाल है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका राजस्थान है थोड़ा सा, फिर लास्ट में क्या है? गुजरात है। यानी कि एक देशांतर चलने में सूर्य की किरण को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट लग रहा है। या ऐसे बोल लो कि एक देशांतर घूमने में हमारी पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट का समय लग रहा है। क्लियर है बातें? तो कुछ ऐसी कहानी है। तो भारत के समय में अब आप देख रहे होंगे कि यहां के टाइम में और यहां के टाइम में कितना टाइम हो गया? 120 मिनट का फर्क हो गया, 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का फर्क है। आप पढ़ते आए हो स्कूल से कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितना पीछे है? भाई अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से आगे है, पीछे नहीं, आगे है, क्योंकि ये ईस्ट में पड़ रहा है और हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ऐसे कह सकते हो कि गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है, 2 घंटे का फर्क है। अगर गुजरात में सूर्य गर्मियों के अंदर 6 बजे उग रहा है तो अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे उग जाता है जनाब। कितने बजे उग जाता है? 4 बजे। अब बात आई सर इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है। क्या कहानी है देखो, उसके बारे में सुनेंगे अब बातें। बहुत सारे देशों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे टाइम जोन है, जैसे रसिया है, रसिया में आपके कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है आपके रसिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपके 7 हैं, अमेरिका में आपके 9 हैं। तो भारत में एक ही टाइम जोन है। क्या कुछ कहानी है, सुनेंगे बातें। देखो इधर राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इधर राज्य कौन सा है लास्ट में? गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का फर्क है। कहानी आई कि प्रॉब्लम कहां पे होगी सर? प्रॉब्लम ऐसी होगी, मान लो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की कहानी है, ये अरुणाचल प्रदेश की राज्य की कहानी है और ये गुजरात राज्य की कहानी है। देखो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उग जा रहा है कितने बजे? 4 बजे, 4 AM पर सूर्य उग जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अब 4 बजे उग जाएगा सूर्य, तो ऑफिस टाइम जो है या जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, जैसे रेलवे है भाई केंद्र सरकार की नौकरी है, भाई आपका SSC है या आपका UPSC के थ्रू जो भी जॉब है केंद्र सरकार की है, यानी कि उनका टाइम टेबल पूरे भारत में एक ही है। मान लो 4 बजे सूर्य उग रहा है और कोई यहां पर ड्यूटी कर रहा है तो उसका ऑफिस टाइम क्या है? 8 बजे जाएगा, वो 8 बजे ऑफिस में जाएगा। तो 8 बजे ऑफिस में जाएगा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है सर 4 बजे उठने के बाद 8 बजे जा रहा है, यानी कि दिन निकलने के बावजूद भी 4 घंटे का इंतजार कर रहा है। दिन निकलने के बावजूद भी 4 घंटे का, यानी कि सुबह के जो 4 घंटे उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। कुछ ऐसी कहानी है। बातें आई शाम की, क्या दिक्कत है सर? शाम की यह दिक्कत है, सूर्य 4 बजे उग रहा है तो सूर्य तो छिपेगा भी तो 4 बजे ना, सूर्य तो छिपेगा भी कितने बजे? 4 बजे छिपेगा। 12-12 घंटे के 2 फेज है, क्योंकि मैंने बताया पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर पूरा कर रही है अपने अक्ष पर। तो 8 बजे ऑफिस गया तो छुट्टी भी कितने बजे होगी? मान लो 8 बजे ही छुट्टी होगी। अब यहां पे फिर दिक्कत आ गई, दिक्कत यह आ गई कि सूर्य 4 बजे छिप रहा है और छुट्टी 8 बजे हो रही है, यानी कि अंधेरा होने के बावजूद भी ये 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। बातें आई इनकी क्या समस्या है सर? इनकी कुछ ऐसी समस्या है, यहां पर 4 बजे सूर्य उगा है तो यहां पर 6 बजे सूर्य उग जाएगा, 6 बजे सूर्य उग जाएगा और ऑफिस टाइम यहां पर भी 8 बजे है, यहां पर भी ऑफिस टाइम 8 बजे। ये कह रहे हैं सर हमारे लिए फिर भी थोड़ा सा ठीक है, यानी कि 6 बजे सूर्य उग रहा है और 1.5-2 घंटे में हम आसानी से तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं।
तो 8 बजे जा रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ 2 घंटे पहले ही उठ रहे हैं। कुछ ऐसी बातें आई। शाम की क्या कहानी, 6 बजे अगर सूर्य उग रहा है तो 6 बजे ही 6 PM पे सूर्य छिप जाएगा, यानी कि 6 बजे अंधेरा हो जाएगा। और छुट्टी कितने बजे होगी, 8 बजे इनकी छुट्टी होगी। भाई छुट्टी का टाइम पूरे भारत में सेम ही है, यानी कि जो ऑफिस टाइम है वो पूरे भारत में सेम ही है। तो इनके लिए क्या दिक्कत है कि सर अंधेरा होने के बावजूद भी 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी कहानी है। तो इसी चीज को देखने के लिए, यानी कि अगर आप थोड़ी सी इन चीजों को ऐसे समझे, मान लो किसी व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से फ्लाइट पकड़नी है और उसको आना है गुजरात के गांधीनगर, और उसने फ्लाइट ले ली सुबह की 4:10 की, सुबह की फ्लाइट ले ली उसने 4:10 की। और जनाब यहां से आने में फ्लाइट कितना टाइम लेगी, मैक्सिमम आपकी 30 मिनट ले लेगी या 40 मिनट ले लेगी। तो एक बात बताओ आप मेरे को, 4:10 पे ये भाई साहब बैठे हैं और 4:10 पे यहां दिन निकला हुआ है, सूर्य निकला हुआ है, गुड मॉर्निंग हो रखी है, ये चाय पी के चलेंगे यहां से, और 4:10 पे बैठे और यहां कितने बजे आ जाएंगे, मान लो 50 मिनट भी ले ली तो ये 5 बजे आ जाएंगे। पूरे 5 बजे ये कहां पहुंच जाएंगे, गुजरात के गांधीनगर पहुंच जाएंगे। और यहां पर आकर ये देखेंगे कि यहां पर तो अभी दिन निकला ही नहीं है, जबकि यहां पर तो सूर्य उग रहा था। यहां पर ये चाय पी के आए हैं, यहां पर अभी भी अंधेरा ही है। यानी कि कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। जो इंडियन रेलवे, जो केंद्र सरकार की परियोजना है और पूरे भारत में एक ही टाइम को फॉलो किया जा रहा है, तो इसीलिए क्या किया सरकार ने, एक टाइमलाइन मान ली है। यानी कि इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, ऐसा किया जनाब, सरकार ने कहा कि 1 घंटा आप इधर से एडजस्ट करो, 1 घंटा आप इधर से एडजस्ट करो। यानी कि बीच से कोई एक टाइमलाइन मान ली है और ऐसा कहा गया इस पर जो समय होगा वो पूरे भारत का समय होगा, वो पूरे भारत का समय होगा। तो कहानी कुछ ऐसी है, समझेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि 82.5 ही क्यों माना गया है, हमने क्या किया, सिर्फ इधर से 68 को ले लिया, ये लास्ट वाली वैल्यू छोड़ दी 0.7, तो 68 डिग्री को ले लिया, और उधर से किसको ले लिया, 97 डिग्री को ले लिया। इन दोनों को जोड़ के इनका निकाल लिया हमने औसत, इनका हमने एवरेज निकाल लिया है। अब इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 7 15, हासिल आपका 1, 9 और 1 10 और 6 16, 165/2। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 82.5। यानी कि इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि 82.5 डिग्री वाली जो लाइन होगी उसको हमने अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया है, उसको हमने अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने बताया आपको, भारत में जब भी देशांतर शब्द आएगा तो आंख बंद करके क्या लगा देना, पूर्वी लगा देना। तो कहानी कुछ ऐसी है, इन दोनों के बीच से आएगी तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी। ये लो जनाब, ये लो। अगर मैं इसको दूसरे मार्कर से थोड़ा सा दर्शाऊं तो ये टाइमलाइन ये हमारी भारतीय मानक समय रेखा होगी। ये लो। अब इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82.5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हो, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यानी कि ये बातें आई कि 1 घंटा इधर से एडजस्ट करो, 1 घंटा इधर से एडजस्ट करो। तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, सुनेंगे क्या कहानी आगे की। बातें करते हैं ये कब क्या निर्धारित की गई है और इससे पहले जो टाइम जोन था वो कहां से मापा जाता था, सारी बातें जानते हैं। तो हमने एक लाइन निर्धारित की है जनाब, जिसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसको बोलते हैं आईएसटी। और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है 82.5 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़ देना, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये भारत की क्या है, मानक समय रेखा, इसको हमने मान लिया है। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है, ऐसे मान लो कि सूर्य की किरण जब इस रेखा पर आएगी तो पूरे भारत की गुड मॉर्निंग वो होगी।
ये भले ही उस टाइम पर सो रहे हो गुजरात वाले, और ये भले ही उससे पहले उठ गए हो। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जब सवेरा होगा वो पूरे भारत का सवेरा होगा, उसी से पूरे भारत का टाइम चलेगा। ये हमने एवरेज वैल्यू ले ली है। बिल्कुल ऐसी कहानी मान लो कि घर के अंदर दो भाई बहन हैं, एक के पास 7 रुपए हैं, एक के पास 3 रुपए हैं, और दोनों में लड़ाई हो रही है। तो माँ बाप ने क्या किया, उनके दोनों के पैसे लिए और उनको जोड़ के उनका एवरेज निकाल के दे दिया उनको, यानी कि 5 रुपए उसको दे दिए और 5 रुपए उसको दे दिए। तो बिल्कुल ऐसी ही कहानी है कि 82.5 डिग्री इन दोनों का औसत हमने ले लिया है, तो ये भारत की मानक समय रेखा, इसको हमने मान लिया है। बात आई सर ये कहां से गुजर रही है, ये गुजर रही है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आपके 5 राज्यों से गुजर रही है। लेकिन बातें करते हैं कि उनमें वो जगह कौन सी है जहां से पूरे भारत का समय मापा गया है। तो ये गुजरती है आपकी यूपी के मिर्जापुर के समीप, इलाहाबाद के समीप पड़ता है ये, प्रयागराज के मिर्जापुर के समीप नैनी गांव से गुजर रही है। नैनी गांव से भारत का मानक समय मापा गया है, भारत का मानक समय मापा गया है, ऐसे कह सकते हो आप। यानी कि इस बात का मतलब क्या है कि जब नैनी गांव में सवेरा होगा वो पूरे भारत का सवेरा होगा। फिर भले ही चाहे कोई कहीं भी रह रहा हो, चाहे कोई यहां मणिपुर मिजोरम में रह रहा हो, चाहे कोई गुजरात में रह रहा हो, चाहे कोई लद्दाख में रह रहा हो, कोई कहीं भी हो, जब नैनी गांव में सूर्य की किरण आ गई तो इसका मतलब पूरे भारत की गुड मॉर्निंग हो गई है। कुछ ऐसी बातें हैं। क्लियर है कहानी। उसके बाद अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहां पर बीच में ये नैनी गांव आया, मान लो यहां पर, तो ये नैनी से क्यों मापा गया? जनाब इससे ऊपर भी कुछ यहां पर गांव होंगे, यहां नीचे भी गांव होंगे, यहां भी गांव होंगे, अगल बगल में भी गांव होंगे, तो सिर्फ नैनी से ही क्यों मापा गया? जनाब कहानी कुछ ऐसी है, ये भारत की जो मैक्सिमम रेंज है बिल्कुल उसके बीच में आ गया नैनी। यानी कि अगर हम यहां से मापते तो यहां से लेकर यहां तक ये रेंज थोड़ी होती भारत की। हमने देखना है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, बिल्कुल पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु तक, तो उसके बीच में एक गांव आया उत्तर प्रदेश का नैनी, तो वहां से हमने अपने टाइम को माना है। कुछ ऐसी बातें। क्लियर है कहानी। बातें आई यह रेखा कब निर्धारित की गई, ये रेखाएं खींची नहीं जाती, ये निर्धारित की जाती हैं, ये मान ली जाती हैं। ग्लोब पर या पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा है नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये इमेजिनरी लाइन है। जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बातें करेंगे तब बताऊंगा इनके बारे में और डिटेल से। तो ये निर्धारित की गई जनाब, ये निर्धारित की गई 1 सितंबर 1947 को, 1 सितंबर 1947 को। बातें आई सर ये कितने राज्यों से गुजर रही है, ये कितने राज्यों से गुजर रही है? लाइन जो ऐसे पास हो रही है तो ये 5 राज्यों से गुजर रही है, 5 राज्यों से गुजर रही है, 5 राज्यों से गुजरती है। बातें आई कौन से वे 5 राज्य? सबसे पहले पे यूपी है, यूपी के बाद ये कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, फिर नीचे आएगा एक राज्य मध्य प्रदेश से टूट के अलग हुआ है छत्तीसगढ़, फिर यहां पर एक राज्य उड़ीसा और फिर यहां पर एक राज्य आंध्र प्रदेश। तो आप लिख सकते हो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर एक राज्य आएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि इन 5 राज्यों से ये लाइन गुजर रही है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा? जो भारत की मानक समय रेखा है वो श्रीलंका की भी भारतीय मानक समय, यानी कि वो श्रीलंका की भी मानक समय रेखा वही है, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वही श्रीलंका की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, यानी कि वो श्रीलंका के भी बीचों बीच गुजर रही है। यानी कि आप समझोगे कि सर श्रीलंका का औसत भी क्या यही है 82.5? जी हां जनाब, बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो आप। यानी कि जो 5 औसत है वो जरूरी नहीं है वो 7 और 3 का ही हो, वो 9 और 1 का भी हो सकता है, वो 8 और 2 का भी हो सकता है, वो 6 और 4 का भी हो सकता है। यानी कि जो 82.5 औसत है वो जरूरी नहीं है 68 और 97 का ही हो, कुछ और भी तो ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो इसका देशांतर विस्तार होगा उसका भी औसत कितना हो सकता है 82.5 डिग्री। यानी कि जो 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो हमारी भी स्टैंडर्ड टाइमलाइन और वो श्रीलंका की भी स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। कुछ ऐसी कहानी। तो ये मैंने बातें बताई हैं।
अब बातें आई कि सर 1 सितंबर 1947 से पहले हमारा टाइम किससे मापा जाता था? तो जनाब हमारे यहां पर 4 महानगर हैं। कौन से? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कलकत्ता है। तो यहां दक्षिण में एक ईस्टर्न कोस्ट पे, एक वेस्टर्न कोस्ट पे, यहां पर आपका कोलकाता पड़ता था और यहां पर आपका मुंबई पड़ता था। तो कुछ ऐसी कहानी थी, 2 टाइम जोन थे भारत के अंदर। तो जो आपका ईस्टर्न इंडिया था उसका तो टाइम जोन किससे मापा जाता था? कोलकाता से मापा जाता था। जो वेस्टर्न इंडिया था इसका टाइम जोन किससे मापा जाता था? मुंबई से मापा जाता था। लेकिन क्या किया हमारी सरकार ने, 1 सितंबर 1947 को पूरे भारत का ही एक मानक समय मान लिया गया है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या भारत के अंदर 2 टाइम जोन होने चाहिए? शुड इंडिया हैव 2 टाइम जोन? बताना मेरे को कमेंट करके। और क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान है, क्या कुछ कहानी है? बहुत सारे देशों में, जैसे सबसे ज्यादा टाइम जोन अगर आपसे पूछ ले तो किसमें? रसिया के अंदर है जनाब, 11 टाइम जोन है रसिया के अंदर। यानी कि रसिया की ऐसी कहानी है कि अगर आप इस छोर पे खड़े हो तो यहां पर अलग दिन है और यहां पर अलग दिन है, यानी कि पूरे एक दिन का ही डिफरेंस है। तारीख बदल जा रही है रसिया के अंदर। यहां तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ही फर्क है भारत के अंदर। तो रसिया तो इतना बड़ा है ना भाई, 1 करोड़ से भी ज्यादा एरिया है, 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा एरिया है रसिया का। तो रसिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन है। अगर रसिया ऑप्शन में ना हो तो फ्रांस जरूर मिलेगा, क्योंकि फ्रांस में 12 है, लेकिन उसने अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। क्लियर बातें? कुछ ऐसी कहानी। 9 टाइम जोन आपके अमेरिका के अंदर है और 7 टाइम जोन आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसके बाद फिर बात करते हैं, एक बात बताओ सर कि हमारा जो टाइम जोन है वो लंदन से कितना आगे है? भाई हमने तो अपना टाइम जोन मान लिया इससे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। बात आई पूरे विश्व का टाइम जोन कहां से मापा गया है, पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन कहां से मापा गया है? तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये हमारी पृथ्वी और हमारी पृथ्वी के यहां से एक लाइन पास हो रही है 0 डिग्री देशांतर, जिसको हमने क्या माना है? प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन, यानी कि इसको प्रधान यामियोत्तर रेखा माना गया है। और ये कहां से गुजर रही है? ये गुजर रही है इंग्लैंड के अंदर लंदन में ग्रीनविच नामक शहर से गुजर रही है, ग्रीनविच नामक शहर से गुजर रही है। बातें आई कि ये यहां से क्यों मापी गई, क्या ये कहीं और से भी हो सकती थी? तो थोड़ा सा ऐसे समझो जनाब, इस विश्व के अंदर सभी देशों पर किसका राज रहा है? ब्रिटेन का राज रहा है, ब्रिटेन का राज रहा है। तो यहां पर इन देशों पर, आसपास के सभी देशों पर ब्रिटेन का राज था। तो एक बात बताओ, ये ब्रिटेन इन देशों से व्यापार करता था, ट्रेड करता था, किसके थ्रू? रेलवे के थ्रू या शिप के थ्रू। और रेलवे में तो जनाब टाइम का बड़ा महत्व है, अगर एक साथ ट्रेनें चलेंगी तो टकरा सकती हैं। तो इन्होंने कहा कि यहां पर हम ये 0 डिग्री देशांतर जो लाइन है, जो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, इधर का सेक्शन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर का सेक्शन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इन्होंने कहा यहां पर जो टाइम होगा वो पूरे विश्व का टाइम होगा। यानी कि वो टाइम जोन फिर पूरे वर्ल्ड में ही अपना लिया गया है और ये 1884 को अपनाया गया है। 13 अक्टूबर 1884 को इन्होंने ये कहा कि ये टाइम अब पूरे विश्व का टाइम होगा, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है उसको प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन बोला गया है। वहां पर एक लेबोरेटरी है, रॉयल लेबोरेटरी, उन्होंने कहा इस लैब से इधर का जितना भी सेक्शन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि वो ईस्ट के देश हैं, ईस्ट के देश हैं। इसका मतलब है कि इनका टाइम इन देशों से आगे होगा, क्योंकि सूर्य ईस्ट में स्थित है, मैंने बताई आपको बातें, और पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो इधर जो देश है वो वेस्ट के देश हैं, पश्चिम के देश हैं, इधर जो देश है वो ईस्ट के देश हैं, और पृथ्वी ऐसे घूम रही है जनाब, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। यानी कि जो फेज सूर्य के आगे आएगा उसका टाइम आगे होगा ना, और घूमते घूमते आएगी तो इनका टाइम इन देशों से पीछे होगा ना। कुछ ऐसी कहानी है। तो बातें आई, ये कहां से गुजर रही है? ये गुजर रही है जनाब आपकी लंदन के अंदर ग्रीनविच नामक शहर से, रॉयल लेबोरेटरी से, 0 डिग्री देशांतर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पूरे विश्व का तो टाइम यहां से मापा जा रहा है और हमारे भारत का कहां से मापा गया है? 82.5 डिग्री से मापा गया है। तो एक बात बताओ, 0 डिग्री से लेकर 82.5 तक ये हमारी मानक समय रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व का समय इससे मापा गया है और हम इसके ईस्ट में हैं। तो एक बात बताओ, यहां पर शहर है लंदन और यहां पर हमारी राजधानी मान लो दिल्ली, पूरे भारत का तो एक ही टाइम जोन है ना भाई। तो हमारा टाइम इससे आगे मिलेगा या पीछे मिलेगा? जनाब सीधी सी बात है, आगे मिलेगा, क्योंकि हम इसके ईस्ट में हैं, तो हमारा टाइम इससे प्लस मिलेगा। कितना प्लस मिलेगा? या आप ऐसे कह सकते हो कि दिल्ली का टाइम ब्रिटेन के टाइम से कितना आगे है। एक बात बताओ, हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर चलने में कितना टाइम लगता है?
4 मिनट का टाइम लगता है। अभी मैंने आपको बातें बताई हैं। तो 0 से 82.5 चलना है, यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर घूमना है हमारी अर्थ ने। तो एक बात बताओ, 82.5 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से। ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 328 तो इसका ही आ गया है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप 1/2 को 4 से तो 2 आएगा। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 330 मिनट आएंगी। और 330 मिनट के जब आप घंटे बनाओगे तो 5 घंटे और 30 मिनट, यानी कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। या आप ऐसे कह लो कि लंदन का समय भारत के समय से 5.5 घंटे पीछे है। बिल्कुल सेम बात है, ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर है कहानी। तो ये भारतीय मानक समय रेखा के बारे में मैंने आपको बताया है। 5 राज्यों से गुजर रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। लास्ट में श्रीलंका का जो टाइम है वही है, यानी कि श्रीलंका का भी टाइम लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कुछ ऐसी कहानी। कब निर्धारित की गई है, कितने राज्यों से गुजर रही है, कहां से गुजर रही है, कैसे क्या कहानी है, ये बातें इस वीडियो में हमने की हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर मेरे को कमेंट करके बताया करो। आपके कमेंट मेरे लिए एज ए मोटिवेशन कार्य करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तो डिसलाइक भी किया करो और उसमें भी अपनी राय दिया करो। मेरे को लाइक और डिसलाइक दोनों ही पसंद है, लेकिन आप अपने फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। तो ये क्लास थी आज आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के ऊपर। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ध्यान रखो और खूब पढ़ाई किया करो, खूब मेहनत किया करो। और अभी ये आपका नया सेशन ही शुरू हुआ है, बहुत सारे बच्चे नए आए हैं। तो उनसे मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो फेज है ना आपके जीवन का, यानी कि जो ये 4-5 साल है, 18 से लेकर 23-24 तक की जो एज है, ये आपके जीवन का बिल्कुल गोल्डन टाइम है, स्वर्णिम काल कह सकते हो आप इसको। यानी कि ये 4-5 साल आपको अभी बता देंगे कि आपका आगे का 40-50 साल का जीवन कैसा बीतने वाला है। यानी कि ये 4-5 साल अभी डिसाइड करेंगे कि आगे के 40 साल कैसे बीतेंगे। तो इन 3-4 साल में बहुत अच्छे से मेहनत करके जल्दी से नौकरी हासिल कर लो। और फिर आपके भी कुछ अपने सपने हैं और आपके साथ साथ घर वालों के भी कुछ अपने सपने हैं, तो उनको पूरा करो। आप इस फिल्म के हीरो हो, जबकि आपसे ज्यादा इंतजार आपकी सफलता का आपके घर वालों को है। देखो, हीरो आप हो, रियल हीरो, जो आप ये किरदार निभा रहे हो, लेकिन आपसे भी ज्यादा इंतजार कहीं उन्हें है। मैं हर बार आपको बताता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूं कि जितनी तैयारी बच्चा सरकारी नौकरी की करता है ना, उससे तो कहीं ज्यादा तैयारी उसके माँ बाप कर रहे हैं, उसके घर वाले कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही मेहनत कर रहे हो, सिर्फ आप ही तैयारी कर रहे हो, आपसे भी ज्यादा तैयारी माता पिता कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, छोटे भाई बहन वे सब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिर्फ आपका ही जीवन जुड़ा है, आपसे बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा है। और असली सफलता उसे ही कहते हैं जब आप सफल होने के बाद किसी की लाइफ को टच कर रहे हो, उसको बोलते हैं असली सक्सेस, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।